एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट बाय अस्तित्व प्रकाशन। आज हमारे साथ मिस कल्पना प्रसाद मैम मौजूद है। कल्पना एक बहुत ही सेंसिटिव ऑथर है जो अपने राइटिंग के थ्रू बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल फॉर्म में जो आम जिंदगी के इमोशंस है वो शेयर करती है। सो हेलो एंड वेलकम मैम। हेलो मैम। और आज वो हमारे साथ अनलॉकिंग 2020 के लेखिका के रूप में मौजूद है। जी। सो मैम, मैं थोड़ा सा बुक के बारे में जानना चाहूंगी कि बुक किसके बारे में है और कैसी कहानियां हैं बुक में। एक्चुअली मुझे लिखने का बहुत पहले से ही शौक था। तो लॉकडाउन जब लगा तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने देखी। अ, लोगों में बहुत डर का माहौल था, घबराहट था और बहुत परेशान थे। काफ़ी मतलब हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही रहते हैं। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं लोग एक इमोशनल फीलिंग्स वाली जो चीज़ें थी वो कहीं मिस कर दे रहे थे। तो वो चीज़ें मैंने पकड़ ली और उसके बाद फिर मुझे लगा कि उस पर कुछ लिखना चाहिए। तो उस टाइम मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी 2020 में। तो फिर कभी ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिली तो लगा ही नहीं कि कभी इसको पब्लिश कराना भी है। यही प्लान था कि रिटायरमेंट के बाद ही शायद उसको पब्लिश करेंगे। पर फिर अभी जब मेरी ब्रांच चेंज हुई तो मुझे लगा कि कुछ नया भी करना चाहिए। तो फिर अब पब्लिशिंग की साइड थोड़ा सा ध्यान दिया और बुक पब्लिश हुई। दैट्स अमेजिंग मैम। और मैम, ऐसा कौन सा पॉइंट रहा या फिर कोई एक मोमेंट था या कोई एक स्टोरी थी जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगी हो या वो स्ट्राइक किया हो कि नहीं ये चीज मुझे लिखनी चाहिए? क्या वो मतलब क्या वो आपकी लाइफ से थी या किसी और की लाइफ से, ऐसा कुछ? एक्चुअली इसमें 10 कहानियां हैं। जी 10 में से शायद 2 ही थी जो कोविड के मोमेंट से नहीं जुड़ी है। जी बाकी जो 8 कहानियां हैं उसके हर कहानी का जो मेन पॉइंट है ना वो मेरे साथ मैंने देखा, या तो मेरे आसपास घट घट रहा था या फिर वो मेरे साथ ही हुआ। जैसे मैं किसी दिन ऑफिस के लिए निकली, मेरी स्कूटी खराब हो गई और रोड पे कोई ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं था, बहुत बारिश हो रही थी। तो वो वाला एक इंसिडेंट भी आपको कहानी में मिलेगा। फिर जैसे सभी के घरों में कोई हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, मेड्स होती हैं। तो मोदी जी के कहने पे हम लोगों ने किसी की भी सैलरी नहीं काटी थी और 21 दिन का सबको पेमेंट मिला ही था। जी तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं इसमें। और जैसे ऑफिस का कल्चर क्या था, घर परिवार समाज में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। जैसे कोई वृद्ध जन है, वो घर पर अकेला है, बच्चे कहीं बाहर या नौकरी की वजह से या किसी और वजह से भी दूर रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का अकेलापन, उन लोगों ने कैसे अपने आप को उस समय से लड़ने के लिए तैयार किया या कैसे वो सरवाइव कर पाए। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी तो मुझे लगा कुछ लिखना चाहिए उनके बारे में। जी, जैसे कि लॉकडाउन के समय तो बहुत प्रकार के बदलाव आए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, बहुत सारे चेंजेस हमें दिखने मिले। तो आपके हिसाब से जो मेन बहुत वी कैन से कि अगर जो रीज़न होगा कि जो आपको स्ट्राइक किया हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया हो, ऐसा कोई चीज़? लोग पहले थोड़ा एक दूसरे से कट के रहते थे, पर जब लॉकडाउन लगा ना तो लोग एकदम दूसरों से कनेक्ट होने के लिए बहुत उनके अंदर एकदम तड़प कहना चाहिए थी। तो वो चीज़ देखा मैंने। मुझे लगा कि वो चीज़ था कि समाज में कैसे क्योंकि सोशल लाइफ एकदम खत्म हो गई खत्म थी हो गई कोविड थी। टाइम पे। जी चाहे लॉकडाउन हो या लोग अपनी सेफ्टी से की वजह से एक दूसरे से दूर रह रहे थे। तो मिलना जुलना रिश्ते वो सब फोन तक ही सिमट के रह गए थे। जिसके घर परिवार में कोई नहीं है या कभी मिलना जुलना हो पाता है तो वो सब लोग भी कहीं ना कहीं खुद को के लिए कोई साथी ढूंढ ही रहे थे, या कहीं मिल लिया जाए या नए दोस्त बना लिया जाए। तो वो सारी चीज़ें थी जो इंस्पायर करती थी कि हाँ, ये चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में।
और मैम इस बुक में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है? एक तो डॉक्टर रेवा की कहानी है, जो एक अच्छा इंसान के शीर्षक के नाम से है इसमें। जिसमें एक थोड़ा बदमाश टाइप का इंसान रहता है, डॉक्टर को बहुत परेशान करता है, पर डॉक्टर अपने कर्तव्य के आगे उसकी काफी अच्छी केयर करती है, और फिर फाइनली वो कोविड से उभर आता है। और कोविड के साथ साथ जैसे ही उसको जिंदगी मिलती है तो वो भी एक नया जीवन, मतलब पूरी उसका कैरेक्टर ही बदल जाता है बिल्कुल, और फिर वो बाद में एक अच्छा इंसान बन जाता है। कुछ थोड़ा ड्रामेटिक भी लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे आप लोग ना तो बहुत अच्छी लगेगी कहानी आपको। जी। और मैम क्या आपको लगता है कि कोविड के समय जितने हम लोग एक दूसरे से करीब आए थे, इमोशनली अटैच हुए थे, एक दूसरे के बारे में कदर करने लगे थे, और आज के फिर से फास्ट पेस वर्ल्ड में वो चीजें कहीं ना कहीं कम हो रही है या हम उससे दूर हो रहे हैं? इमोशनल बॉन्डिंग तो अभी भी है, लेकिन ये है ना कि लोग या तो जता नहीं पाते हैं, या तो वो एक फील करने वाली चीजें होती है ना, क्योंकि आपके पास मोबाइल है। अब दूरी का एहसास नहीं होता है, तो उसकी अहमियत थोड़ी कम हो गई है मुझे लगता है। आपको लगेगा कि हाँ, किसी से बात करनी है, तुरंत फोन उठाया, फोन कर लिया। पर पहले जैसे रहता था कि हाँ, फोन नहीं है, चलो मिल लिया जाए, या महीनों प्लानिंग करते थे, फिर किसी से मिलने जाते थे, तो वो टाइम का एक्साइटमेंट और वो जो फीलिंग होती थी ना कि हाँ भाई, हम 4 दिन बाद मिल रहे हैं, जी। तो वो या 2 महीने बाद मिल रहा है, तो वो वाली एक चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई है। भले लोग ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं फोन पर, वीडियो कॉल और टेक्स्ट और सोशल मीडिया से, लेकिन थोड़ा सा वो फीलिंग वाली चीज जो होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है, ऐसा लगता है। जी मैम। और मैम राइटिंग आपके लिए क्या एक हीलिंग प्रोसेस भी रहा है? बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अप डाउन तो सभी की लाइफ में आता ही है। कभी आपके करियर को लेकर, या फैमिलीज इश्यूज को लेकर, तो उस टाइम पे ना यदि आप किसी शौक, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि राइटिंग ही हो, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ऐसा कोई शौक अगर आपके अंदर है ना, तो वो शौक आपके हीलिंग प्रोसेस को बहुत इजीली आपको जीने के लिए इंस्पायर करता है। तो मेरे हिसाब से तो मेरी तो बहुत मदद की है राइटिंग ने। जी मैम। और मैम आपका राइटिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी इसके बारे में। राइटिंग जर्नी एक्चुअली मेरे घर पे पापा को बुक किताबें वगैरह पढ़ने का थोड़ा शौक था, तो मैं देखती थी कि किताबें पढ़ रहे हैं, तो कुछ कभी वो कोई बहुत अच्छी चीज बोलते थे ना टीवी वगैरह में या रेडियो में, तो मेरे पापा उसको लिख लिया करते थे, फिर बोलते थे कि बताते थे कि देखो इन्होंने ऐसा कहा या वैसा कहा, या ये बहुत अच्छी कविता है, ये बहुत बड़े लेखक हैं करके। तो थोड़ा सा किताबों की तरफ रुझान था घर पे, तो मुझे लगा कि कुछ लिखते कैसे हैं करके। फिर थर्ड क्लास में थी मैं, तो कुछ पोएम राइटिंग का था कंपटीशन स्कूल में। वैसे तो मुझे कुछ याद करके तो गई नहीं थी मैं तो फिर जो समझ में आया ना, मैंने लिख दिया था, और मुझे उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था। तो फिर ये हुआ कि उस टाइम पे इंटरेस्ट मेरा जागा कि हाँ, मैं कुछ लिख सकती हूँ करके। पर फिर स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा कभी कम होता था, कभी रहता था कि हाँ भाई कुछ लिखना है करके। पर जो भी हुआ ना, फिर वो स्टेट बैंक ज्वाइन करने के बाद मेरा जो भी प्रोग्रेस हुआ राइटिंग का ना, वो उसमें मुझे एकदम मेरा बेस क्लियर हो गया उससे। क्योंकि हमारी स्टेट बैंक में भी क्वार्टरली, ईयरली बहुत सारी मैगजीन्स पब्लिश होती हैं, हमारी इंटरनल पब्लिकेशन की रहती हैं। तो उसमें मुझे लिखने का बड़ा शौक था, तो मैं देखती थी कि वाह, इसमें इन लोगों ने कुछ आर्टिकल मांगा है, तो मैं कोशिश करती थी कि जरूर अपना कंट्रीब्यूशन दूं। तो थोड़ा सा लिखते लिखते मेरा बेस मजबूत हुआ, और फिर बाकी जो रिजल्ट आप देख रहे हैं सामने है।
अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या अनलॉकिंग 2020 जैसी बुक लिखनी पॉसिबल होती? शायद नहीं होती। अ, अभी तो क्योंकि लॉकडाउन लगा था तो उसमें जो भी चीज़ें देखी मैंने तो मुझे बहुत सारे टॉपिक मिल गए। हम्म। तो इसलिए ये टॉपिक का ना है, बुक का नाम भी अनलॉकिंग 2020 रख लिए। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हो सकता है कुछ और स्टोरीज होती, कुछ और टॉपिक्स पे लिखती, या तो उसका नाम भी कुछ और होता और वो कोविड रिलेटेड भी नहीं होती या लॉकडाउन टाइम की नहीं होती। जी। और अगर आपके रीडर्स या जो भी आपके बुक को पढ़ रहा है उनको अगर कोई भी इमोशन फील करना हो या कोई एक मैसेज लेना हो तो वो क्या चीज़ होंगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस उनको हैप्पी फील होना चाहिए। मैं एक्चुअली नहीं चाहती कि जो कोविड का टाइम था ना वो एक बहुत बुरी त्रासदी की तरह लोग हमेशा याद रखे। जी। कुछ उसमें बहुत अच्छी चीजें भी थी, आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जी। तो वो सारी चीजें भी थी साइड बाय साइड, तो वो सारी चीजों से भी उस टाइम को याद किया जाए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग लॉन्ग टाइम तक बुक को याद रखें कि कोविड टाइम पर ये सारी चीजें भी हुई थी। जी। ओके। और मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपके बुक को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो आपको तो फिर आप क्या बोलेंगे? ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि मैं खुद कुछ एक लाइन में डिस्क्राइब कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी सोच है उन स्टोरीज के पीछे। जी। तो कोई एक लाइन तो मेरी बुक के लिए सब बहुत छोटी हो जाए। जी। तो बाकी आप कह सकते हैं कि कोविड टाइम के लिए कोई किसी को अच्छी यादों के लिए बुक को पढ़ना हो, कोई सी बुक, तो उसमें आप मेरी बुक प्रेफर कर सकते हैं। जी। और मैम आपके जैसे कि आपने कहा कि बुक में डिफरेंट डिफरेंट कहानियां हैं तो उनके जो प्लॉट्स है और या फिर जो कैरेक्टर्स है तो क्या वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है या प्योर इमेजिनेशन का मैजिक है? एक्चुअली छोटे छोटे इवेंट्स हुए मेरे आसपास या मेरे साथ। जी। जैसे मेड वाला मैंने बताया कि उनकी सैलरी देने के लिए था जी। 21 डेज का। फिर डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल्स के ऊपर से फूल की वर्षा वगैरह की गई थी, जी। तो बहुत उनको अप्रिसिएशन मिला था। लेकिन डेली लाइफ में कोई लड़की को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उस स्टोरी में आपको वो भी दिखेगा। तो कोई एक दो इंसिडेंट को उठा के मैंने सारी स्टोरी बुनी उसके आसपास की। फिर जैसे मैंने ये चीज़ एक नोटिस की कि जैसे बहुत सारे हमारे स्मॉल वेंडर्स होते हैं, जैसे जी। ठेले वाले हो गए या रेहड़ी लगाते हैं, जी। तो वो लोग अपना प्रोफेशन चेंज करके वो सारे लोग सब्जी या फ्रूट्स वगैरह बेचने लग गए थे, जी। क्योंकि कमाई का कोई और कोई जरिया और। नहीं था। और सरकार ने सिर्फ एसेंशियल चीज़ों पे ही छूट दे रखी थी। जी। तो उन्हें अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ गया, और सब्जी के ठेले हमें हर जगह दिखाई देते जी। थे। तो एक स्टोरी उस पे भी आपको मिलेगी। फिर सीनियर सिटीजन्स जो घर पे अकेले बच गए थे या उनके फैमिलीज कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उन्होंने अपना समय कैसे गुजारा, तो वो वाली भी स्टोरी मिलेगी आपको। और मैम आपके बुक से यूथ को क्या इंस्पिरेशन लेके जाना चाहिए, क्या मैसेज लेके जाना चाहिए आज के फास्ट पेस वर्ल्ड के हिसाब से? यूथ के लिए तो कोई ऐसा खास मैसेज है नहीं। हालांकि मैंने ये सोच के किताब की लैंग्वेज बहुत सिंपल रखी है कि उसे जी। हर वर्ग का इंसान पढ़ पाए। कोई सीनियर सिटीजन है या कोई स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, जी। तो उसमें कोई आपको टफ वर्ड नहीं मिलेगा। बाकी लोग इंजॉयमेंट के लिए पढ़ सकते हैं, और लॉकडाउन टाइम किसका कैसे बीता उससे रिलेट करके उनको ये बुक पढ़ने में अच्छा लगेगा। जी मैम। और मैम आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से लॉकडाउन का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो मैसेज सबसे बड़ा यही था कि
एक मेरी ही सोच जो थी ना बहुत इवॉल्व हुई उस टाइम पे। मतलब हम जो थे पहले ऐसा लगता था कि हम लोग सिर्फ लाइफ जी रहे हैं, हम अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं करके। पर जब लॉकडाउन लगा ना तो सबकी लाइफ एकदम से स्टॉप हो गई थी। तो उसके बाद से ना मेरे अंदर तो ये चेंज आया कि मुझे ये फिर लगा कि अब आप जो भी करना है वो पूरे मन से करना है, लाइफ को फुल्ली जीना है। जी क्योंकि कब क्या हो जाए आपके कुछ नहीं जानते। एक्चुअली किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन जैसी चीज भी होती है और वो लगती है, कैसा इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनल लाइफ पे, समाज पे या पूरे देश पे। जी तो मुझे तो उसके बाद से फिर यही लगता है कि भाई मैं अपनी सारी ड्रीम्स पूरे करूं अपनी सारी लाइफ अपने लिए बहुत अच्छे से जीऊं। बाकी रीडर्स के लिए भी यही मैसेज है कि यदि है आप भी अपना जो ड्रीम पूरा करना चाहते हैं वो जरूर पूरा कीजिए। जी हम कह सकते हैं कि हम लोग बस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, हमें हाँ जीना चाहिए लाइफ को। जी जी। क्योंकि लाइफ इतना अनएक्सपेक्टेड हो जाती है ना कि आप समझ ही नहीं सकते कि आप लाइफ को आगे कैसे जिएंगे। जी तो बेहतर है कि जब सब चीज हमारे हाथ में है तो हम अपने हिसाब से लाइफ को जिए। और मैम क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन से पहले हम लोग काफी चीजें फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जैसे कि हमारे रिलेशंस, हमारे बिल्कुल पेरेंट्स या बिल्कुल रिसोर्सेज जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं? बिल्कुल। हम लोग बहुत सारी चीजें फॉर ग्रांटेड में, इवन हम लोग अपनी लाइफ को ही फॉर ग्रांटेड ले जी रखे थे कि भाई लाइफ है, क्या करना है, ठीक है कोई नौकरी कर लेंगे या कुछ कर लिए जी लिए। मतलब कोई वे ऑफ विजडम नहीं था कि जी हमको कुछ अपनी सोच के हिसाब से या बहुत चीजें हम मैनेज करके चले अपनी सोच को कि लाइफ हमें आगे कैसे जीनी है। पर ये जो टाइम आया था ये पूरी ना उसको चेंज करके चला गया। जी अब मेरे हिसाब से हर कोई जरूर सोचता होगा कि कभी ऐसा मौके के लिए हम तैयार रहे या ऐसा मौका आए उससे पहले हमको अपनी हर इच्छा पूरी कर लेनी है। जी और मैम क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन से पहले जैसे कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हुआ करती थी कि हाँ अगर बच्चा है इतना है तो इसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद नौकरी करनी, उसके बाद ये, मतलब एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बनी हुई थी इंडियन। जी जी एज अ इंडियन अगर हम बोले तो हमारे ऑलरेडी दिमाग में वो चीजें डाल दी गई थी कि आपको इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये जी करना है। जी जी और लॉकडाउन के बाद अगर हम बात करें तो इवन इंडियन लोगों की भी ये सोच बहुत बदली है कि नहीं सिर्फ यही एक तरीका नहीं है लाइफ लीड जी करने का, जी और भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जी काफी सारे सेक्टर्स भी एक्सप्लोर बहुत किए हैं ज्यादा। हमने एक्चुअली। जैसे आप अभी ही देख लीजिए, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इसको पहले कोई ध्यान नहीं देता था। जी मतलब अब वो इंटरटेनमेंट का जरिया भी है, जी आपका कमाने का जरिया भी है। जी बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है, जैसे हम आजकल डिलीवरी होम डिलीवरीज वालों को देखते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ थी, एग्जिस्ट करती थी 2019 के पहले। अगर किसी शॉप में लिखा भी रहे ना कि हम होम डिलीवरी कराते हैं तो कोई उसको मतलब वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था, कोई देखता भी नहीं था कि उस पे बैनर पे क्या लिखा हुआ है। पर जब से लॉकडाउन लगा तो उसके बाद से ग्रोसरीज हो गई, मेडिसिन हो गया, इवन ऑनलाइन मार्केट जो है हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये सारी चीजों का भी बिजनेस कितना ग्रो कर गया। फिर बैंक्स का भी आप बोल लो या हॉस्पिटल्स कह लो, इन सब की बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट सबकी एकदम बिल्कुल आ गई कि सब कोई नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं या मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्टेशन आप घर बैठे ले रहे हैं। जी तो एक्चुअली देखा जाए तो हर एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे। अब पहले भी ये जो आप बोले कि बच्चे को 12th तक मैथ या कुछ ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने हैं फिर आगे जाके पढ़ाई करना है, तो अब सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर काम में सक्सेस मिलेगी ही, पर ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, कोई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। मैम राइटिंग के दौरान ऐसा कोई मोमेंट जब आप बहुत इमोशनली ओवरवेल्म फील किए हो? हाँ, एक टाइम आया था कि
एक्चुअली कॉलोनीज में मेरे सारे सीनियर सिटीजन्स ही रहते हैं, तो वो लगभग हर दिन किसी न किसी के घर से कुछ बुरे खबर आ रही थी। तो उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आज उनके घर की में कुछ ऐसा हो गया है, कल को हमारे घर की भी बारी आ सकती है। जी। तो उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर एकदम इमोशनल ब्लॉक हो गया था मुझे। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, ठीक है, ये भी समय पार हो जाएगा। और मैम उस टाइम आपको सबसे ज्यादा क्या हेल्प किया था? क्या वो राइटिंग था या कोई डिफरेंट आपकी हॉबी थी? आप उससे ओवरकम कैसे किए उस फेज से? सबसे अच्छा तो ये था कि उस टाइम मेरे पास जॉब थी एक्चुअली। एक्चुअली। तो जॉब होने का एक ये बेनिफिट रहा कि बाकी चीजें अपने आप सेटल हो गई। घर को देखना है, आपका एक रूटीन में आप बंधे हुए थे, तो दिन भर आपके दिमाग में ये चीजें नहीं घूमती थी कि आज ये हो गया या कुछ आज बुरी खबर मिल गई। क्योंकि जब आप बिजी रहते हैं ना, तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये था कि चीजें पता भी चलती थी, लेकिन काम के दौरान बहुत सारी चीजें सिमट गई थी कि हाँ ठीक है, अब काम भी है। फिर लिखना तो था ही मेरा शौक, तो मैं कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी पोस्ट कभी स्टेटस पे डाल दिया, तो लोग उस टाइम पे बहुत मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अब फाइनली प्रोफेशनल राइटिंग में उतरना पड़ेगा करके। और मैम मैं जानना चाहूंगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? क्या कहानियों को साथ में लाना वो सबसे अच्छा पार्ट था, या फिर चीजों को एडिट करना, या जो फाइनल टचेस जो हम बोलते हैं बुक्स में? हालांकि आपकी बुक बहुत ही सिंपल और बहुत ही रिलेटेबल लैंग्वेज में है, बट आपके लिए सबसे एंजॉय वाली मोमेंट कौन सी थी? सबसे ज्यादा एंजॉयबल मोमेंट तो यही था कि मैं जब कुछ देखती थी और उसके बाद फिर मैं सोचती थी कि हाँ, उसको कहानी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा रहता था। फिर उसको एक बार लिखना चालू करो तो फिर वो पूरी स्टोरी बन जाती थी। लिखने के बाद फिर लगता था वाह, मैंने कुछ तो लिखा है। फिर बाद में एक दो लोग थे जिन लोग से मैं डिस्कस करती थी। मेरा फ्रेंड है फरहान, आप बुक में देख सकते हैं, उन्होंने भी कुछ एडिटिंग वगैरह में मेरा थोड़ी हेल्प की थी। बुक की स्टोरीज की कवर, मतलब जो भी कहना चाहिए कि स्टोरी रिलेटेड इमेजेस हैं, सारी उन्होंने क्रिएट करके दी थी। फिर मैं हेडिंग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि हेडिंग डालूं या नहीं डालूं। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, हेडिंग डालो, स्टोरीज को थोड़ा सा अट्रैक्शन मिलेगा। तो फिर वो सारी चेंजेस फरहान के कहने पे ही मैंने किया, तो अच्छा था वो सारी चीजें। तो वो हमेशा ऐसा था कि जो बोलते हैं ना कि ऑलवेज योर फैन, वो उस कैटेगरी का मेरा फ्रेंड है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि हाँ, लिख रहे हो तो अच्छा लिखो, लिखते रहो हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज लिखे फिर भूल गए, वैसा टाइप से कंटिन्यूएशन में रखो उसको करके। कुछ कुछ गलतियां होती थी तो वो उस चीज को एकदम बिल्कुल बताता भी था कि हाँ भाई, ये चीजें हैं। मेरी सिस्टर है, तो वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं कुछ भी दो लाइन भी लिख दूं तो वाह वाह वाह, क्या लिखा है। तो ये दोनों हमेशा मेरे एकदम परफेक्ट फैंस हैं। तो मैम जब फाइनली उनके हाथ में जब बुक्स आई तो उनका क्या रिएक्शन था बुक्स को लेके? उन लोग को तो बिल्कुल एकदम पेरेंट्स वाली फीलिंग थी कि माय गॉड, बुक फाइनली पब्लिश हो गई है। और वो उन लोग को मैं एक एक चीज भेजती थी कि ये कवर पेज है, ये ऐसा है, इसको मैंने आज ऐसा आया था, इसकी टाइपिंग स्टाइल ये है, इमेजेस यहाँ लगेंगे, ऐसा वैसा करके। तो वो मतलब मेरे साथ ना वो लोग हर मोमेंट को एंजॉय किए हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैम आप अपने जॉब के साथ आपके राइटिंग को आपने कैसे कंटिन्यू किया, या फिर क्या कोई स्पेशल रिचुअल था जो फॉलो करते थे कि इतना टाइम मैं राइटिंग को दूंगी, इतना टाइम तो मुझे देना ही, या फिर क्या था वो?
टाइमिंग रिचुअल जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। जब आप अपना शौक को पूरा करना हो ना, तो वैसा कुछ टाइमिंग नहीं होता है मेरे हिसाब से। जी क्योंकि कई बार आप बाकी चीज़ों में इतना उलझे होते हैं ना, कि सिर्फ आप इस सोच के साथ उस टाइम को काट ले कि हाँ मुझे आगे लिखना है या कुछ सीखना है या डांसिंग को आगे रखना है, जी तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कई बार तो ऐसा भी रहा कि मैं एक लाइन नहीं लिखी और महीनों गुजर गए। पर ये था कि एक सोच हमेशा साथ में कंटिन्यू रहता है कि नहीं, कुछ लिखते रहना है। जी तो कुछ ऐसा लाइन नहीं है कि मतलब, या कुछ लिमिट नहीं सेट करके रखी मैंने कभी कि इतना करना ही है या एक पेज लिखना ही है, क्योंकि हो नहीं पाता है वो। जी जाहिर सी बात है, जी आप जॉब में है, उसके साथ साथ आपको फैमिली को भी देखना है, जी तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं अपने लिए कोई लिमिट सेट करूं। पर हाँ, ये था कि कंटिन्यूएशन था, थोड़ा थोड़ा करके ही इस मंजिल तक पहुंच गए। और इसी के साथ मैम, जैसे आपने कहा कि आप अभी भी लिखते हैं, तो हमारे लिए क्या नया है अब क्या चीज है जो हम उम्मीद कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि वो लोग बैंक जाते हैं लेकिन एज अ कस्टमर जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि बैंकर्स की लाइफ में क्या चल रहा है या जी वो क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसके साथ में वो लोग लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी तो बहुत से लोगों ने कहा कि मैं इस टॉपिक पे भी लिखूं, जी तो वो हो सकता है। और दूसरा, एक जहाँ मेरी अभी पोस्टिंग है मल्हार में, जी वहाँ एक देवी का मंदिर है, माता डीडी दिनेश्वरी मंदिर। जी वहाँ के लोगों के बारे में, मतलब उस मंदिर के बारे में मुझे लगता है कि बहुत कुछ है ऐसा जो जानना बचा है लोगों को। जी मैं भी थोड़ा थोड़ा जान रही हूँ उस जगह के बारे में, मंदिर के बारे में, तो उसके बारे में कुछ मैं सोच रही हूँ। ये दोनों चीजें अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बन पाए तो मैं उस पर लिखूंगी जरूर। जी मैम, तो मुझे आपके राइटिंग का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी बुक एक्चुअल में बहुत ही सिंपल फॉर्म में बहुत ही रिलेटेबल लेकिन पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए जाती है। मैम, मैं थोड़ा सा आपके पब्लिशिंग जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगी। आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? आपको कहाँ कहाँ से हमारा अस्तित्व प्रकाशन के बारे में पता चला, और कैसी क्या चीजें हुई उनके बारे में भी थोड़ा सा। स्टोरीज तो बिल्कुल रेडी ही थी, जी तो मुझे चाहिए था कि कोई पब्लिश कर दे। तो एक दो लोगों से मैंने बात भी की, पर बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सर्च वर्च किया खुद से, तो मुझे फिर ये अस्तित्व पब्लिकेशन मिला। फिर मुझे पता चला कि इसका ऑफिस मेरे रेंज के अंदर है जहाँ मैं आना जाना कर सकती हूँ, क्योंकि बैंक जॉब है बोल के मतलब मेरा बहुत सारा टाइम ऐसा है कि एकदम बंधा हुआ है बिल्कुल। जी ऑफिस को समय देना है, फिर घर को समय देना है, जी तो मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो फिर जब मुझे मेरी सर से बात हुई, तो सर ने कहा कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप बस अपनी स्टोरीज दे दीजिए। तो उसके बाद फिर सारा कुछ बस मतलब एकदम मैजिक की तरह होता चला गया। मुझे बस हर चीज में बस यही बोलना रहता था, हाँ ठीक है, हाँ ओके, बेहतर है। बाकी सारी चीजें के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट था। मैं जितना कम समय दे पाती थी, पर सब कुछ इतने अच्छी तरह से मैनेज हो गया। सर बहुत सपोर्टिव थे, मेरी आर्यम बहुत सपोर्टिव थी, निधि श्रीवास, और बाकी लोग भी बहुत हेल्पफुल थे। तो थैंक यू मैम, आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और आपका वक्त देने के लिए और आपकी जर्नी के बारे में बताने के लिए, कैसे क्या चीजें हुई हैं और कैसे इंस्पिरेशन आपका क्या रहा है चीजों को जी, लेके। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।